शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल। As you all know that we are discussing the last chapter of FSC Part 1 Biology, and that is transportation. So today the topic of our discussion is mechanism of heart excitation and contraction. So basically जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली हमने इस चैप्टर रिलेटेड जो मेन पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था वो हार्ट रिलेटेड था। तो आज के टॉपिक की बात करें तो आज में हमने हार्ट रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी है। बेसिकली आज हम ये समझेंगे कि हार्ट में एक्साइटेशन का मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है, हार्ट में कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है, मतलब कि हार्ट के अंदर जो डिफरेंट 4 चैम्बर्स हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो है वो एक चैम्बर से दूसरी चैम्बर की तरफ या एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ हम हार्ट में कंट्रैक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे बल्कि हम ये भी देखेंगे कि हार्ट के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि कंट्रैक्शन के मैकेनिज्म को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ हम एक और टॉपिक को समझेंगे और दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन क्या होती है और उसको यूज़ करते हुए हम क्या हार्ट रिलेटेड जो है वो डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आज की इस टॉपिक में हमने कवर करने मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। ऐसा है कि ये टॉपिक समझाने से पहले ना मैं आपको ज़रा स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा दूं हार्ट का और थोड़ी सी ना मैं आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को रिवाइज करवा दूं। इससे ये होगा कि आपको एक पिछला टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा बहुत आज के टॉपिक को भी समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने नहीं लिया इससे पहले वाले लाजमी आपने टॉपिक समझने हैं, क्योंकि वो समझेंगे तो आपकी आज की टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ पॉइंट्स को आज रिवाइज करवाने वाली हूँ। ऐसा कि मोटी मोटी बात करेंगे, आपको हार्ट का तो पता है हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम राइट साइड की बात करें, हार्ट का जो राइट साइड है ना उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो बॉडी से आता है। ठीक है, और उसमें भी जो 2 चैम्बर्स राइट साइड पे आते हैं उसमें ऊपर वाला चैम्बर होता है उसको हम कहते हैं राइट एट्रियम, नीचे जो होता है वो होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसी तरह इस साइड पे देखें तो ऊपर जो पोर्शन होता है या ऊपर जो चैम्बर होता है उसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब थोड़ा सा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड समझा दूं। आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से आएगा इस पोर्शन की तरफ, इस चैम्बर की तरफ। इस चैम्बर का नाम है राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे आना होता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। यहाँ से फिर आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स की तरफ ब्लड में जाना है। लंग्स में होंगे गैसेज एक्सचेंज। ठीक है, ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करवा दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से ले लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा तो अब पल्मोनरी वेन के जरिए वो ब्लड जो है वो ऊपर वाला जो चैम्बर है लेफ्ट साइड का दैट इज लेफ्ट एट्रियम उसमें भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जो बाइकस्पिड वाल है वहाँ से ब्लड ने नीचे आना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और एओर्टा की मदद से पूरी की पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये हुआ कि आपको ना सिर्फ स्ट्रक्चर भी रिवाइज हो गया बल्कि आपको समझ आ गई कि ब्लड ने कहाँ से कहाँ मूव करना है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम अपने मेन पोर्शन की तरफ। अब आपको पता है कि ये राइट एट्रियम है, मैंने अभी आपको बताया, तो राइट एट्रियम से ब्लड ने जाना है नीचे राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब सवाल आता है कि राइट एट्रियम से जो ब्लड नीचे जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ तो जाहिर है ये तभी जाएगा जब ऊपर वाले एट्रियम्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड नीचे आता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो दोनों के दोनों एट्रियम्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हम राइट एट्रियम की बात करें तो इसने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड को नीचे भेजना होता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, और जबकि लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो इसने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड को नीचे भेजना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, अच्छा सवाल आता है कि जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं जिनको एट्रियम्स बोलते हैं, मतलब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इनकी कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा है और ये कॉन्ट्रैक्शन एट अ टाइम हो रही होती है, दोनों एक ही वक्त कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों जो है वो ब्लड को नीचे वाले वेंट्रिकल्स में भेजते हैं। राइट एट्रियम नीचे राइट वेंट्रिकल को भेजेगा और लेफ्ट एट्रियम ब्लड को नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि एट्रियम जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड नीचे आएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए ना आपको पेस मेकर को समझना पड़ेगा। पेस मेकर बेसिकली आप कह सकते हैं एक छोटा सा आला होता है जो अल्लाह ताला ने हार्ट के अंदर फिक्स किया होता है और इसका ये काम है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सिस हैं उसको जनरेट करवाना होता है। जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे दूं कि जब आप स्विच ऑन करते हो, जैसे लेट्स सपोज आप पंखे का स्विच ऑन करते हो तो जाहिर है फिर वो वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पंखे तक जाएगा और पंखे को फिर चलाएगा, और चलाने के लिए पंखे की वर्किंग परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़रूरी है।
और वो हम स्विच ऑन करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वायर्स की मदद से पंखे तक जाता है और पंखा से काम करता है। इसी तरह पेस मेकर जो है ये एक ऐसा स्विच है जिसको ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है वो जनरेट होती हैं, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है वो वजह बनती हैं जो ऊपर वाले एट्रियम्स के मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में। आसान हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि कितने पेस मेकर होते हैं। सबसे पहले 2 पेस मेकर होते हैं जिनको हम नोड्स भी बोलते हैं। 2 नोड होते हैं, एक एट्रियम पे लगा होता है जो कि एट्रियम्स की कंट्रैक्शन का बाइस होता है। नीचे जो होता है वो वेंट्रिकल्स पे एक पेस मेकर या नोड होता है जिसको हम कहते हैं कि जिसकी वर्किंग के बाद नीचे वाले वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। मतलब कि ऊपर, अब मैं आपको लोकेशन भी बता देती हूँ कि ऊपर ये राइट एट्रियम का चैम्बर है, तो राइट एट्रियम के अपर एंड की तरफ हमें एक नोड लगा हुआ नजर आता है जिसको हम कहते हैं कि वो है साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। तो ऊपर राइट एट्रियम के अपर एंड में एक नोड होता है जिसको साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, और ये साइनो एट्रियल नोड जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करने के बाद दोनों एट्रियम्स के कंट्रैक्शन का बाइस बनते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके बाद जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दूसरे नोड की तरफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को भेजेंगी, और दूसरा नोड जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि वो वेंट्रिकल्स के ऊपर लगा होता है और उसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। फिर उसके बाद जैसे ही जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जाएंगी तो वो अपनी वर्किंग को इनिशिएट करेगा, और जाहिर है उसने भी फिर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है उसको जनरेट करनी है, और इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होंगी तो वो मजबूर करेंगी वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होती है। ज़्यादा आसान है, इसकी वर्किंग कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मजीद इसमें जो भी डिटेल होगी मैं आपको बता दूंगी, अभी आपने डायग्राम से तो समझ ही लिया। ऐसा है कि अगर हम हार्ट बीट साइकिल की बात करें, मतलब कि हार्ट बीट की बात करें तो एक्चुअली हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ही हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम कहते हैं एक हार्ट बीट कंप्लीट हुई। तो आपने पीछे भी डिस्कस किया हमने हार्ट बीट साइकिल वो कैसे होता है परफॉर्म। जब एक कंप्लीट हार्ट बीट होगी तो हम कहते हैं कि हार्ट बीट साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कहते हैं कि हार्ट बीट साइकिल या कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वो जो है उसको इनिशिएट करवाता है, ये स्टार्ट कराता है पेस मेकर, क्योंकि पेस मेकर की हेल्प से ही कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है हार्ट में, ठीक है। मैंने आपको कहा था एक स्ट्रक्चर है जो कि इनिशिएट करवाता है इस कॉन्ट्रैक्शन को, और वो स्ट्रक्चर पेस मेकर है। अब ये पेस मेकर जो है ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करेगा, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बेसिकली सिग्नल्स होती हैं। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ना सिर्फ एट्रियम के मसल्स को सिग्नल भेजेंगी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, बल्कि ये जैसे ही एट्रियम के मसल्स के पास सिग्नल लेके जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद इन्होंने दूसरे नोड की तरफ जाना है, मतलब कि ए बी नोड की तरफ जाना है, और उनको कहना है कि भाई अब आपका काम है, अब आप इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करो और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा कि ये जो ऊपर लगा हुआ है पेस मेकर, या जो ऊपर नोड लगा हुआ है जिसको साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होंगी, और इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो ऊपर वाले मसल्स हैं, जो एट्रिया के मसल्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। हमने लोकेशन की बात कर ली, जो अपर नोड है वो राइट एट्रियम के अपर एंड की तरफ मौजूद होता है, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड भी बोलते हैं। अब हम आते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ कि जो नोड्स लगे हुए इनकी कंपोजिशन कैसे होती है, कैसे इनको कब पता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये कौन जो है वो इनको भी, इनकी वर्किंग को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऐसा है कि आपको पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो इसके बाद मैं अगर आपको मजीद क्लियर कर दूं या मजीद आपको मैं स्पेसिफिक कर दूं तो वो ये है कि जो पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसकी ना कुछ नर्व एंडिंग्स इस नोड्स के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इनमें कुछ मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं, और मायोफिब्रिल्स जो है वो वहाँ से ना फिर इस नोड से काफ़ी सारे वो कार्डियक फाइबर्स को ओरिजिनेट करवा रही होती हैं। ये जितनी कार्डियो फाइबर्स की बात करेंगे बेसिकली जाल बनाते हैं पूरी की पूरी जो एट्री है उसके मसल्स के ऊपर, और जो नीचे वेंट्रिकल्स है उनके मसल्स के ऊपर। तो ये जो कार्डिक जो फाइबर्स हैं इनके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ने ट्रांसफर होना होता है, ये ट्रैवल करना होता है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कुछ फ्यू नर्व एंडिंग्स इनके अंदर मौजूद होती हैं। जाहिर है जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, सिग्नल्स भेजेगा, उनके सिग्नल्स भेजने के बाद ये जो साइनो एट्रियल नोड है ये फिर वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जो कार्डिक फाइबर्स है उसकी मदद से पूरी की पूरी एट्रियल की जो मसल्स हैं उसमें फैला देंगी और कंट्रैक्शन का बाइस बनेंगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने यही कहा कि इम्पल्सेस जनरेट होंगी नोड से, और उसके बाद जो एट्रियम के मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जैसे ही एट्रियम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अब सिग्नल्स गए दूसरे नोड की तरफ, दैट इज़ ए बी नोड। अब ए बी नोड को कहेंगे कि भाई अब आप जो है वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करें, तो ए बी नोड जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ए बी नोड के बाद कहाँ से मूव करेंगी वो हम देखते हैं। कहते हैं जैसे ही वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करेंगी तो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो बंडल्स हैं
बंडल मसल फाइबर्स, वहाँ से ये आप देख सकते हैं नीचे से मसल फाइबर से ये गुजर रहे हैं, गुजरने के बाद ये एक्साइट कर देंगे, उस वहाँ के जो फाइबर्स हैं उनको एक्साइट कर देंगे, उसके बाद ये ट्रैवल होते हुए जितनी भी मायोकार्डियम है ना, ये सारी की सारी मायोकार्डियम की तरफ जाएंगी। अब ये अल्टीमेटली जैसे ही ये एवी नोड के अंदर से इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ मसल फाइबर से होते हुए मायोकार्डियम के पास आएंगे, तो इनिशियली इन्होंने करवाना यही है कि इन्होंने पंपिंग करवाना है। अब एवी नोड जो है वो नीचे वाले वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाता है। इसी तरह क्या होगा कि एवी नोड ने इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस भेजी, अब यहाँ मसल्स ने उसको डिटेक्ट किया, अब ये दोनों जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाएगा, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को भी रिपीट कर दिया था ताकि आपको समझ आ जाए। आप समझ आएगी। अच्छा, अब हमने देखना है नेक्स्ट पॉइंट में कि ये नोड जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को भेजता है और ये सारी एट्रियम कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके बाद जब सिग्नल एवी नोड तक जाता है तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके कंप्लीट होने और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के दरमियान कितना गैप है, कितने टाइम का गैप है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 0.15 सेकेंड लगते हैं एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, मैंने पीछे भी आपको बताया। तो एट्रियल सिस्टोल की कंप्लीट होने मतलब दोनों एट्रियम्स के कॉन्ट्रैक्ट करने में और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरू होने से, मतलब कि एट्रियम्स की कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने और जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने के दरमियान जो टाइम लगता है दैट इज 0.15 सेकेंड, ठीक है। साथ ही मैंने नीचे आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया, दैट इज व्हाट इज पेस मेकर, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया आपको, मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया, आपने ये सारी की सारी डिटेल लिखनी है इसमें। टॉपिक डिस्कस करना है आज की डिटेल रिलेटेड, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है हम देखेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमें क्या डिटेल्स देता है हार्ट रिलेटेड, ये मशीन कैसे वर्किंग परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ऐसा है कि जिसकी हमने ये चेक करनी होती है ना हार्ट रिलेटेड सारे के सारे इश्यूज, तो हम उसको लेटाते हैं उस पेशेंट को। उसके बाद इस मशीन से ना कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो इस कुछ इलेक्ट्रोड जो इस मशीन से निकले होते हैं, हम क्या करते हैं कि उसकी चेस्ट के जो हार्ट के सराउंडिंग में उस इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि आपको पता है कि हार्ट ने कंट्रैक्शन करनी है, अभी हमने कहा कि जो डिफरेंट नोड जो है वो एवी नोड हो या फिर वो एस ए नोड हो, उन्होंने क्या करना है इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को जनरेट करना है। अब ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस है ना सिर्फ ये सारे के सारे हार्ट तक जाती हैं, बल्कि ये इतनी स्ट्रांग होती हैं या फिर ये डिटेक्टेबल इतनी आसानी से हो सकती हैं कि ये जो डिफरेंट सराउंडिंग के टिश्यूज हैं ये वहाँ तक भी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर सरफेस ऑफ द बॉडी है, मतलब चेस्ट की बात करें, एक्सटर्नल जो सरफेस ऑफ द बॉडी वहाँ तक भी ये जाती हैं और वहाँ से भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आउटसाइड द बॉडी हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रोड्स को लगाएंगे और वहाँ से हम डिटेक्ट करेंगे, और डिटेक्ट ये करेंगे कि सारी की सारी रीडिंग के बाद हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा हार्ट काम कैसे कर रहा है, हमारे हार्ट में कहीं कोई ब्लड ब्लॉकेज तो नहीं है, हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो सही से पंप कर रहे हैं कि नहीं, वो सही से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बेसिकली हमें ये परफॉर्म करने के बाद सारी डिटेल मिल रही होती है। डिटेल देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि एज द कार्डिक इम्पल्सिस मतलब जो हार्ट से निकलने वाली डिफरेंट इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस होती हैं, जैसे जैसे दिल से गुजरी होती है ना, ये ना सिर्फ दिल से गुजरती होती हैं बल्कि ये इलेक्ट्रिक करंट स्प्रेड होता है, फैलता है। जैसे अगर आप बात करें कि अगर एक बंदे को करंट लग रहा है, अगर करंट के साथ वो लग रहा है या उसको करंट लगा है, तो अगर दूसरा बंदा भी उसको उसकी बॉडी को टच करेगा तो वो करंट जो है वो पहले बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी ट्रांसफ़र होता है बॉडी टू बॉडी। या फिर अगर हम इसी तरह कार्डिक इम्पल्सिस की बात करें तो वो भी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और वो टिश्यूज़ के सराउंडिंग में भी हमें इवन हार्ट में नहीं, वो हार्ट के करीब भी हमें वो जो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर आप कह सकते हैं कार्डिक इम्पल्सिस है, वो फिर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इतनी फैल जाती हैं, ठीक है, कि हम सरफेस ऑफ द बॉडी पे भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इलेक्ट्रोड्स हमने कहा कि प्लेस कर देते हैं स्किन, ठीक है, और हार्ट की जो ऑपोजिट साइड है ना, मतलब ऊपर नीचे सराउंडिंग में इर्द गिर्द हम उसको प्लेस कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है जो कि जनरेट हो रहा होता है इन करंट्स के बाद, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेसिकली हमने रिकॉर्ड करना होता है। तो ये जो रीडिंग है ना, ये ग्राफ में हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो करेंगे। अब ये क्या है इसकी डिटेल हम आगे देख भी लेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये ग्राफ में हमें कुछ इस तरह की आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर शो कर रहा होता है। तो कहते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इस रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब इसको हम बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हम जिस मशीन की हेल्प से ले रहे होते हैं उस मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, ठीक है। मतलब इस मशीन के ऊपर ये ग्राफ आता है, ये ग्राम आता है, तो
बेसिकली उस मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, और कुछ इस तरह की हमें डिटेल आती है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमने कहा कि डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो करंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो हमें बेसिकली बता रहा होता है। और ये इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखते हुए हम देखेंगे कि हमारे हार्ट की जो पंपिंग है, ये कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स की, वो ठीक से है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर जाहिर है खराबी की तरफ बात जाएगी, फिर हम उसको ट्रीट भी करेंगे। लेकिन समझते कैसे हैं कि प्रॉब्लम है कि नहीं है, या फिर नॉर्मल क्या हमें रीडिंग आनी चाहिए, वो देख लेते हैं। तो ऐसे कि ये जो पी है ना, बेसिकली ये पी हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा एट्रियम है ना, जो डिफरेंट एट्रियम्स हैं हमारे, या फिर आसान कर दूँ तो जो एट्रियल सिस्टोल है ना, ये उसको बेसिकली डिटेक्ट कर रहा है। मतलब कि एट्रियल सिस्टोल इतना ही होना चाहिए। अगर यहाँ से हमें ज़्यादा ग्राम शो करिए, ज़्यादा अगर ऊपर की तरफ ग्राफ शो, इसका मतलब गड़बड़ है, वो एट्रियम ज़्यादा ज़ोर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ये आप पीक की बात करिए, जो आपको पीक वाली वैल्यू नज़र आ रही है ना आर, ये जो रीडिंग है ना, ये बेसिकली हमें बताती है वेंटिकुलर सिस्टोल। अब आप कहेंगे कि एट्रियम सिस्टोल तो बहुत छोटा है, लेकिन वेंटिकुलर सिस्टोल जो है, सिस्टोल हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, वो थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए कि हमने कहा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने इतनी जोर से कॉन्टैक्ट करना होता है कि ब्लड ने पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, इसलिए उसकी कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो हमें नज़र भी आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर ये हमें नॉर्मल तो इतनी है, लेकिन अगर हम पेशेंट में अब यहाँ ही ख़त्म होगी, इसका मतलब गड़बड़ है। वो वेंट्रिकल्स जो उन्होंने प्रॉपर कॉन्टैक्ट करने हैं, या जितना कॉन्टैक्ट करना है वो नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर इससे मसला ये होगा कि बॉडी के एक एक पोर्शन तक ब्लड नहीं जाएगा, इसका मतलब नॉर्मलिटी है, हार्ट अपना वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। और ये जो टी पे आपको ये जो नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली डायास्टोल है, कि इतनी टाइम पीरियड के लिए हार्ट का जो ब्रेक है ना, या फिर हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है या पंप नहीं करता, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें, अच्छा, ये ऊपर जो पीक है ना, ये हमें बेसिकली वोल्टेज बताता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है या फिर कॉन्ट्रैक्शन कितनी होती है। इस तरफ टाइम बता रहा होता है, ठीक है। हॉरिजेंटली हमें टाइम बता रहा होता है, वर्टिकली ये हमें बेसिकली बता रहा होता है वोल्टेज कितना है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, या फिर हार्ट के जो चैम्बर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कितनी पावर से कर रहे हैं, कैसे पावर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल में इतना होता है। हाँ, अगर प्रॉब्लम हो, अगर नॉर्मलिटीज डायग्नोज हो, तो बजाय ट्रीटमेंट की तरफ आती है। तो इम्पॉर्टेंस इसकी ये है, हम क्यों करते हैं इसको, हम इसीलिए करते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा जो दिल है वो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो कहते हैं कि ये हेल्प करता है कि हम डायग्नोज कर सकें कि कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ठीक है। और ये जो रिथमिसिटी है, मतलब कि ये जो रिदम है, क्या वो डिस्टर्ब नहीं तो नहीं हो रहा, या फिर जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का वो तो नहीं डिस्टर्ब, जितना हमें कॉन्ट्रैक्शन देखनी चाहिए उतनी ही है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं हाँ, अगर कोई एबनॉर्मलिटी हमें डिटेक्ट होगी, लेट सपोज, तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ये है कि फिर जाहिर है हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देंगे, क्योंकि पेस मेकर ने ही इनिशिएट करवाना होता है पंपिंग को, या फिर आप कह सकते हैं उन्होंने कंट्रैक्शन करवानी होती है। लेकिन लेट सपोज कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि वेंट्रिकल्स ने इतना कॉन्टैक्ट करना था, लेकिन वो इतना कॉन्टैक्ट करे, इसका मतलब गड़बड़ हो गई, नॉर्मल से एबनॉर्मलिटी की तरफ बात चलेगी। तो हम क्या करेंगे कि हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं, जो कि इनिशिएट करवाता है, मजीद फिर उसको वोल्टेज दिया जाता है, इलेक्ट्रिक आप कह सकते हैं पोटेंशियल दिया जाता है, जो कि इसको इनिशिएट करवाता है कि कॉन्ट्रैक्शन मजीद स्ट्रांगली हो या उतनी हो जितनी चाहिए। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है उसको हम लगाते हैं। यही था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है उसमें हम आर्टिफिशियल पेस मेकर की मजीद डिटेल डिस्कस करेंगे, वो होता क्या है, कहाँ लगाते हैं, लगाने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, कुछ फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा कौन सा, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी तक का यही हमारा टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने आपको डायग्राम्स को भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हुए डायग्राम की हेल्प से भी आपको ये समझाने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आर्टिफिशियल पेस मेकर और ब्लू बेबीज़ की क्या डिटेल है वो डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखना, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।